चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास रंगारंग कार्यक्रम चालू करते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नए चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है बेटा जी। देखो ऐसा है कि ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और इस चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम पे आपकी कुछ प्रीवियस थ्योरीज लगती हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी आई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये आपने नाम सुना हुआ लग रहा है, सुना हुआ लग रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, ये भी नाम सुना हुआ लग रहा है, सुना हुआ लग रहा है। इसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी गोल्डस्टीन ने, और चैडविक भैया आए थे एक, उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। इसके बाद एक थॉमसन मॉडल आया था। थॉमसन मॉडल याद है? प्लम पुडिंग मॉडल जिसको आप कहते थे, वाटरमेलन मॉडल आप जिसको कहते थे। अच्छा, तो ये लास्ट में आपका आया होगा। और इसके बाद आपका एक आया होगा रदरफोर्ड या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप लोग इसको कहते हो, जिसने आपको ये बताया था कि एटम के सेंटर में एक भारी पार्ट होता है जिसको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियस कहते हो। तो यहां तक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मॉड्यूल के पहले 3 पेज आज होमवर्क में रहेंगे, उनमें यही थ्योरीज लिखी हुई हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी थ्योरी समझ में नहीं आती है, मेरे को एक मैसेज डाल देना, मैं वो थ्योरी की वीडियो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये पार्ट हम क्लास 11th में नहीं कराते हैं, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ के आए। अब आपका क्वेश्चन होगा सर इससे क्वेश्चन आते हैं क्या, जो आप ये छुड़वा रहे हो? तो देखो इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही रेयर चांस है आता है, इन थ्योरी से बहुत ही कम चांस है आता है, पर आया हुआ है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे 3-4 साल पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी थ्योरी जो है वो, कौन सी इसमें से बात डाल्टन ने नहीं कही थी, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये थ्योरी सारी की सारी पढ़नी है। पेज नंबर 21, पेज नंबर 22, पेज नंबर 23 पे इसको समराइज करके छोटे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, और मैं स्टार्ट करूंगा उसके आगे से। समझ में आ गई? 3 पेज होमवर्क में डाल लेना। अब अपन लोग बात करते हैं सम एटॉमिक टर्म्स की। तो हेडिंग आप लोग बना सकते हो एटॉमिक टर्म्स। पहली जो 2-3 एटॉमिक टर्म्स में आपको बताऊंगा वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर। क्या है बेटा जी? एटॉमिक नंबर। संयम क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। क्या है बच्चे? एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। क्या होता है एटॉमिक नंबर? बताओ क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर कोई स्पीशी न्यूट्रल है, अगर कोई स्पीशी बेटा जी न्यूट्रल है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ऐसा और नो? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी न्यूट्रल स्पीशी में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बेटा जी, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फंडा क्लियर है? चलो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर x एटम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नीचे लिखते हैं z, ऊपर लिखते हैं a। z स्टैंड्स फॉर क्या होता है बेटा जी? एटॉमिक नंबर। और a स्टैंड्स फॉर बेटा जी क्या होता है? मास नंबर। अच्छा, इसके बाद ये जो मास नंबर है ये आपका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, और साथ में इस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की टर्मिनोलॉजी को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ये क्लियर है? अगर मुझे कभी भी न्यूट्रॉन निकालने हो तो मैं मास नंबर -a -z कर दूंगा। ये फंडा क्लियर हो रहा है? यस और नो? ये सारी बेसिक बातें हैं, ये सब हम कर चुके हैं, ऑलरेडी डन हो चुकी हैं ये। आगे बढ़ जाएं। एटॉमिक नंबर हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गई, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगली छोटी छोटी डेफिनेशनें करनी है हमको आज। आइसोटोप्स बताओ क्या होते हैं? तुम लोग बताओ, चलो आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? साथ साथ नोट कर रहे हो ना? इसको आज साथ साथ ही नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बताओ आइसोटोप्स का डेफिनेशन लिखें।
विशाल भैया बढ़ जाए क्या आगे? चलो देखो, चलो जी, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर अब बट डिफरेंट मास नंबर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अबे एटम की बात कर रहे हैं। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इधर देख लो, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 1 और 1, मास नंबर 1 2 और 3। तो इन भाई साहब को जिनका 1 1 है इनको प्रोटियम कह सकते हो आप लोग। इन भाई साहब को जिनका मास नंबर 2 है इनको ड्यूटेरियम आप लोगों ने सुना ही होगा, और इसको हम लोग मास नंबर 3 वाले को ट्रीटियम कहते हैं। ट्रीटियम आपका रेडियो एक्टिव होता है, इसमें से रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं भाइयों? रेज निकलती हैं। ये क्लियर है? आइसोटोप्स क्लियर है? इसको रिप्रेजेंटेशन डी से भी कर सकते हैं, और इसकी रिप्रेजेंटेशन टी से, इसकी रिप्रेजेंटेशन एच से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आइसोबार्स की डेफिनेशन बताओ। बार्स सेम, हार्दिक भाई बोलो, सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल बना के बताओ सर जी। बनाते हैं। फास्फोरस सल्फर एटॉमिक नंबर 15 16, एटॉमिक नंबर अलग है, मास सेम कर दो, और ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ठीक है, इसीलिए बनाए जा रहे हैं। राइट, छापो जल्दी, आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड वाला ड्यूटीरियम बेटा, लास्ट वाला ट्रीटियम। जल्दी लिखना, आराम आराम से लिख रहा, मजे ले रहा है। एसी की हवा ने सुस्त कर दिया है तुम्हें। चलो इसके बाद नेक्स्ट, इसे हटा देते हैं। चलो पहले बढ़ जाएं आगे। तू ऐसा तो नहीं फील कर रही ना कि कैमरे में बढ़ा रहे हैं? ठीक है। चलो सुनो मेरी बात, देखो नेक्स्ट है अपने पास बेटा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स होंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाली स्पीशीज विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल दे दो सर। कार्बन 6 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 16 कर लो। नाइट्रोजन 7 15 कर लो। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेगी क्या बेटा? बताओ कैसे निकालेगी न्यूट्रॉन्स? इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 14 माइनस क्या कर दोगे? कितने हो गए विशाल? 8। इसमें कितने हैं? 8। इसमें भी कितने न्यूट्रॉन्स? 8। तो न्यूट्रॉन सब में क्या है? 8 8 8 है, इक्वल है, इसलिए ये सारे आपस में क्या है? आइसोटोन्स हैं। ठीक है बेटा जी। देन अपने पास एक स्पीशी आएगी, इसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या होती है? बेटा कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, पर 14 वाला भी होता है, आइसोटोप है उसका। कार्बन जैसे कार्बन 6 12 और कार्बन 6 14, ये दोनों आपस में आइसोटोप्स हैं। ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके आगे कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में एग्जिस्ट ना करता हो। ये जिंदा हैं, लिविंग स्पीशीज हैं। ठीक है ना? इस दुनिया में ये हैं हमारे हार्दिक भाई के साथ। चलो हटा देते हैं इसको।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सुनो एक बार सुनो, सोडियम में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आवाज नहीं आ रही? अब नहीं आती तुम्हारी आवाज? अब खांसी आ गई ने। अबे इलेक्ट्रॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन। कितना एटॉमिक नंबर है क्या इसका? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है और इस पे अगर कोई चार्ज नहीं होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 11, राइट। अब इस पे कौन सा चार्ज है? अरे इधर भी देख ले, इस पे कौन सा चार्ज है? प्लस। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। अरे बोलो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 2। तो इसमें भी कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 13 प्लस 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आउट। कितने हो गए? 10। इसके कितने हो गए? 10। इसके कितने हो गए? अब 9 10 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए, 10 10 टनाटन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब सब में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? सेम। दैट इज वाई वी कॉल ऑल दी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। स्पीशीज विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। गॉट इट? बढ़ जाए आगे। चलो अगला आएगा बवाल मचाने, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स होगा एलिमेंट्स विद स्पीशीज विद सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। CO एंड N2 एग्जाम्पल है। एक और ले लेता हूं, चलो एग्जाम्पल। CO2 एंड N2, ये दोनों आपस में क्या है? आइसोस्टर्स। कैसे सर? इसमें एटम कितने हैं? एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। ओए संयम, एक कार्बन और एक, और इसमें एटम कितने हैं? एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन। बोलो यस और नो। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो 6 ही इसमें क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 और 7 14। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए गुरुजी, और सेम नंबर ऑफ एटम्स थे। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज आइसोस्टर्स। गॉट इट? बढ़ जाए आगे। क्या बढ़ जाते हैं आगे? इधर देखो, कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये फंडा क्लियर है? क्लियर है। अब कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए इसमें? 3। और इसमें भी कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए? 3। तो ये कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। और ये ऑक्सीजन पे 8 2 जा। अरे भाई क्या करते हो? 6 इलेक्ट्रॉन है, और 8 और 8 ये 16। ये कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन। इस पे नाइट्रोजन पे 7 14 और 8 ये कितना हो गया? तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर है और एटम भी 3 3 थे। तो इसका मतलब ये आपस में कैसी हैं? आइसोस्टर्स हैं। आइसोस्टर्स। ठीक है बेटा जी। आगे बढ़ जाए। अगला है आइसोडाइफर्स। ठीक है, आइसोडाइफर्स हैं स्पीशीज विद सेम व्हाट? स्पीशीज विद सेम, सेम मत करो, स्पीशीज हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। सर एग्जांपल दो। ट्रीटियम ले लिया मैंने, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, और लिथियम ले लेता हूं मैं 7। मुझे ये बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? बताओ।
न्यूट्रॉन कितने हैं? 3 माइनस 1 कितने हो गए? प्रोटॉन कितने? क्या प्रोटॉन कितने हैं? या अल्लाह, अबे नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है बेटा। धर्म बुलवा देगी मुझे मेरा। इधर देखो ओए ये लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। नीचे एटॉमिक नंबर लिखते होते हैं, कह रही है 3। अरे यार नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, क्या करती है? 1। चल एक बात बता, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस कर दे, आंसर कितना आ रहा है? 1। ठीक है, अब सुन इधर देख, ये न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? 7 माइनस 3 कर दे। देख मास नंबर माइनस प्रोटॉन माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 4। और प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 3। एटॉमिक नंबर क्योंकि प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो अब अगर मैं न्यूट्रॉन माइनस क्या कर दूं, प्रोटॉन माइनस कर दूं, तो आंसर कितना आ रहा है? 1। तो ये 1 और ये भी 1 आ रहा है। इसका मतलब ये आपस में क्या है? आइसोडाइफर्स। ठीक है, अब जैसे आप लोग देखो ये आइसोडाइफर्स हैं कि नहीं। यूरेनियम 92 238 होता है और थोरियम 90 234। ये देखो आपस में आइसोडाइफर्स हैं कि नहीं है, चेक करो, कर लो, चेक कर लो। नहीं है? क्यों, क्या बात होगी? तुमने न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन चेक किया दोनों का? न्यूट्रॉन निकाल लिए दोनों के पहले, फिर प्रोटॉन निकाल लिए, माइनस कर दिया उसे, कितना कितना आ रहा है? ओके, बाकी सभी ने चेक कर लिया? 55 और 54 आ रहा है? मैं नहीं यार, ऐसे कैसे हो गया ये? रुक जाओ एक सेकेंड। मैंने 239 लिखवा दिया ऊपर। ओए यार, माय गॉड, ये क्या की वजह से हुआ है? मैंने 238 बोला, 238 होगा, पर मैंने 239 ही बोला था। नहीं नहीं, मैं वीडियो सुना दूंगा तुम्हें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, गड़बड़ हो जाती कभी। ऐसा है, सुबह से लगातार क्लास ले रहे हैं ना, तो एक बहाना दे सकता हूँ मैं कि ब्लंडर हो गया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। यूरेनियम 238 92, थोरियम। अब ये मेरे ख्याल बात बन चुकी है तुम्हारी। आइसोडाइफर्स जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग को क्वेश्चन करना, ठीक है? एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज 2.42 क्वेश्चन है। नहीं करनी, नहीं करनी, बस जितना करवा दिया उतना बहुत है। उसके अंदर एक बार आगे बढ़ जाएंगे, वो दोबारा से आ जाएगा। चलो आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखो क्वेश्चन लिखो, नौटंकी मत करो बेटा, क्वेश्चन लिखो। एन एलिमेंट विद मास नंबर 81
contains an element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons, 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the symbol of atom. NCERT bag exercise 2.42. करो जरा, देखें कौन बताता है मुझे। एटॉमिक नंबर ही बता दो तुम, सिंबल तो मैं लगा दूंगा तुम्हें। चलो शाबाश साथियों, क्वेश्चन निपटा दो। करो करो शाबाश, ट्राई करोगे तो बात बनेगी। बस 1 मिनट और दे रहा हूँ सोचने का, फिर मैं करवाता हूँ। टेक 1 more minute टू सॉल्व दिस। करो जल्दी। इतनी जल्दी हार क्यों मान गए तुम? चलो इधर देखो, कोई नहीं, एक काम करते हैं, मैं ये क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, आप इसके जैसे ही एक और क्वेश्चन फिर आप अटेम्प्ट करना, ठीक है? चलो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये देखो कि मास नंबर कितना दिया हुआ है, 81। मास नंबर अगर आपको 81 दिया है तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के कितना होगा, 81। अरे बोलो। तो एक काम करते हैं, इसमें प्रोटॉन क्योंकि मुझे दिया नहीं हुआ तो मैं क्या लेट कर लेता हूँ कि क्या है, x। मैं क्यों लेट कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो मुझे प्रोटॉन की टर्म्स में दिया है। मुझे कहता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से, प्रोटॉन का 31.7% ज़्यादा है, मतलब प्रोटॉन तो हैं ही जितने हैं उसका 31% ज़्यादा है, मतलब 31.7% ऑफ परसेंट दिया होता है तो डिवाइड बाय क्या करते हैं, 100 इंटू क्या करते हैं, x। क्या है आपको बातें समझ में आ रही हैं, ऐसा नो? प्रोटॉन कितने हैं, x। न्यूट्रॉन कितने हैं, x प्लस 31.7 बाय 100 ऑफ x। तो अब आप क्या करोगे, अब आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करो, यानी कि x प्लस 31.7 को ऐसे लिख लो, 0.317x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 81। तो ये 2.31x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2.31। आंसर जो आएगा आप लोग का, वो आंसर आएगा दोस्तों 35। और 35x आ चुका है, यानी कि प्रोटॉन कितने थे, 35। क्या मैडम, अगर प्रोटॉन 35 थे तो एटॉमिक नंबर कितना होगा,
35। अरे बोलो यार, जितने प्रोटॉन थे वही तो एटॉमिक नंबर था, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 35 है। तो आपका एटॉमिक नंबर 35 आ चुका है। वो क्या होता है? ब्रोमीन। एटॉमिक मास आपको गिवन था, तो ये सिंबल आपको लगाना था। ये आंसर है आपका। फंडा क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर है पूरा? चलो इसी के जैसा ही एक और देता हूँ। एनसीईआरटी में ऐसा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 2.43। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपको इधर, आप लोग तब तक इसको कर लो। मास नंबर इस बार 37 दिया हुआ है। पोजेसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। possesses 1 unit of negative charge, full stop. If the ion contains (11.1% more neutron, then the electrons find the symbol of the ion. Find the symbol of the ion, full stop. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा जी, ये क्वेश्चन है आपका बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन की तरह। ये नोट हो गया होगा, तो मैं बोर्ड से इसको हटा देता हूँ, फिर हम अपना आगे बढ़ जाएंगे। टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस। 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, इसको ट्राई कर लो। क्या है? 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज को क्या करना है? हाँ, और क्या करना ही है, फिर दिया क्यों है? नहीं, एक नेगेटिव चार्ज है ना उसके ऊपर, तो आया नहीं होगा। सोचो थोड़ा सा।
चलो बेटा जी मैं इसको एक बार डिस्कस करता हूँ, टाइम दे दिया आपको काफ़ी। है ना, नहीं बनी बात, नहीं बनी। चलो देखो मेरी बात सुनो हार्दिक भाई, बॉस आ जाओ। एन आयन विद मास नंबर कितना दिया है 37। बेटा मास नंबर कितना है 37, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का आंसर कितना आएगा। पर मेरे पास इस बार न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं दिए हुए हैं, मेरे पास इस बार एक तो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज था वो पता है, और इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, मतलब न्यूट्रॉन मेरे पास इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एक्स लेट कर दो, इधर देख लो इलेक्ट्रॉन को क्या लेट कर लिया एक्स। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्स लेट कर दिया तो न्यूट्रॉन कितने होंगे एक्स प्लस 11.1% ऑफ एक्स। बोलो यस और नो। अब अगर स्पीशी न्यूट्रल होती, अगर ये स्पीशी कैसी होती बेटा न्यूट्रल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स से एक कम होता। अरे बोलो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अरे बोलो तो प्रोटॉन कितने आ गए x-1 और न्यूट्रॉन कितने हैं ओए बोल यार, तूने सुना ही नहीं। चांटे पड़ जाएंगे ना एक दिन तो सीधा बैठेगा उस दिन के बाद से, सीधा बैठ जा। स्पीशी अगर न्यूट्रल होती, मैंने इस स्पीशी के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट कर दिया और इस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा। अगर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ऊपर से, पर अगर न्यूट्रल होता तो एक इलेक्ट्रॉन कम होता। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम होता न्यूट्रल में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, तो x-1 होंगे। तो अब प्रोटॉन हो गए x-1 और न्यूट्रॉन आपने ये कंसीडर कर लिया था, तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 37। यहाँ से आपको x निकालना पड़ेगा और x आपका आएगा बेटा जी 18। कितना आएगा x आपका 18। तो x था क्या, x तो आपके इलेक्ट्रॉन थे। अरे x क्या थे, तो मेरे को एटॉमिक नंबर जानने के लिए क्या चाहिए प्रोटॉन, और प्रोटॉन आपके क्या थे x-1 18-1। तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया 17 एटॉमिक नंबर किया। बता बेटा किसका होता है, क्लोरीन का होता है। किसका होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया क्लोरीन 17, मास नंबर 37 और सिंबल में -1 जरूर डाल देना क्योंकि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज उसने गेन किया हुआ था। क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये आपका 2.43 क्वेश्चन था एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट एक थ्योरी करेंगे जो आपने पहले नहीं करी हुई है। इसमें लिखो आप लोग एक थ्योरी के बस 4 आपको बातें लिखवा रहा हूं और कुछ नहीं है। इसको नोट कर लो चलो कर लो, पहले 1 मिनट और लगा के नोट करो। समझ में आ रहा है? विशाल भाई कुछ बन रही है बात कि नहीं बन रही बात? बन रही है बात। अच्छा ठंड लग रही है, एसी बंद करें फिर, अब फैन ऑफ कर दे भाई। तेरे को समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। हेडिंग डालो फिर इसी बात पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। चलो भाई हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसमें लिखो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में लिखो द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। अब मैं ओरल बोल रहा हूं बस, ठीक है ना।
द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स continuously in the form of radiations also known as radiant energy, full stop. ठीक है, these radiations, next point, these radiations consist of electric and magnetic fields oscillating perpendicular to each other, and also perpendicular to the direction of propagation, ठीक है। इसका फोटो अगर आपको बनाना है कि ये क्या लिखवाए जा रहे हो भैया, तो इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बेटा जी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, दिख रही है? ये परपेंडिकुलर है आपस में, और फिर ये परपेंडिकुलर है, और ये सीधी सीधी जा रही हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये इनकी डायरेक्शन प्रोपगेशन की। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? हाँ, किसी काम का नहीं बाकी है, आगे लिखो। चलो आगे लिख लो एक बार बस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द रेडिएशन पोजेसेस वेव कैरेक्टर। possesses wave character, हाँ, and travel with the speed of light. The radiation या these radiations possesses wave character and travels with the speed of light. What is the speed of light? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लिख लो ब्रैकेट में, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ जाए बेटा, लास्ट पॉइंट लिखो, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। दीज वेव्स, तुमने क्या लिखा है? रेज लिखा है? अच्छा, वेव्स रेज वैसे सेम ही बात है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दीज वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इसका एग्जाम्पल है कि सूरज की किरणें वैक्यूम से होते हुए आप तक आ रही हैं, इसका मतलब है उसे कोई स्पेसिफिक मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो हर मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। गॉट इट? तो वेव के बारे में ज़रूरी जानकारी और ले लेते हैं थोड़ी सी, 5 मिनट और लगाते हैं इस पर, और वेव की ज़रूरी बातें करते हैं आपके साथ। चलो चलो चलो, देखो सुनना भाई, वेव बना देते हैं। आपने क्रेस्ट और ट्रेफ तो सुना ही होगा। क्रेस्ट और ट्रेफ सुना हुआ है? ऊपर वाले क्रेस्ट और नीचे वाले ट्रफ। अच्छा, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये क्रेस्ट कितना ऊंचा है, तो आप इसको क्या बुलाते हो?
ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड, ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड। और दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ। ठीक है, मॉड्यूल में सारी डेफिनेशन लिखी है, चुपचाप लिख लेना, बता रहा हूं। लैम्डा स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कंजिक्यूटिव ट्रफ को क्या बुलाएंगे? वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, और वेवलेंथ का जो यूनिट होगा, यूनिट वो किस में होगा? मीटर में होगा। तो इसके यूनिट्स ना काफ़ी सारे लगाते हैं, जैसे नैनोमीटर का भी यूज़ कर लेंगे, तो नैनोमीटर क्या होता है? पिकोमीटर यूज़ कर लेंगे, बता कितना होता है? आंगस्ट्रॉम यूज़ कर लेंगे, बताओ कितना होता है? और क्या यूज़ कर सकते हैं? माइक्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं, बताओ कितना होता है? गॉट इट? चलो, इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आएगी, फ्रीक्वेंसी। हाँ, जो ट्रफ और हाँ सेम रहेगा। बेटा सुन लो, फ्रीक्वेंसी will be represented by nu, number of waves passing through a point per second। यूनिट की बात करें तो यूनिट इसके हर्ट्स होंगे, साइकिल पर सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स आप लोग लगा सकते हो सीधा। ठीक है, यूनिट समझ में आ गए? आप मुझे एक लास्ट वन एंड ओनली थिंग बता दो, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तुम मेरे को ये बता दे जानवी के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा? चलो सही, हम फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय वेवलेंथ। कैसे? देखो, आप मुझे बताना, एक तो ये पॉइंट से ये वेव्स पास हो रही है, एक अब इस पॉइंट से वेव पास हो रही है। कहाँ पे आपको लगता है कि एक पॉइंट से वेव ज़्यादा पास हो रही है? ऊपर वाले केस में। तो ऊपर वाले केस में फ्रीक्वेंसी क्या हुई? ज़्यादा हो गई, और डिस्टेंस बिटवीन आप ये देख सकते हो क्रेस्ट कम हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट ज़्यादा है। तो इसका मतलब हो गया, सीधी सी बात है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। अरे बोलो यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, एक कांस्टेंट लगाऊंगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा हो जाएगा। सी स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको पता ही है। तो न्यू का फॉर्मूला हो गया न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। फंडा समझ में आ गया कि ये फंडा क्या कहता है? गॉट इट है ना बेटा जी? एक बस लास्ट टर्म और कर लो, वेव नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं? वेव नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार एंड इट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, बस। और इसका यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर इनवर्स होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में वेव्स जो हैं वो वेव नंबर बताती है। ये कहानी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिस पे बच्चे से क्वेश्चन बनेंगे। फॉर्मूला ये याद रखना, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। क्या बेटा जी? ये सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट है, पर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर के हिसाब से यूनिट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।